नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे हम जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टेटमेंट जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ मीडिया सेक्शंस ऐसे हैं जो कि हर एक चीज़ में कम्युनल एंगल लगा देते हैं। तो बोला इससे इंडिया में जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे सिस्टम चलता है उसको तार तार कर दिया जाता है। बहुत एक बैड इमेज निकल के जाती है इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। दूसरा हम देखेंगे कि अभी तक जुलाई 2021 तक देखो ना, तो पिछले 12 महीनों में जब से कोविड आया है जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2021 तक गोल्ड लोन में लगभग 77% राइज देखा गया है। ये चीज़ किस चीज़ का साइन है? ये है डिस्ट्रेस का, कि वाकई में जॉब लॉस कितना हुआ है, लाइवलीहुड अर्न करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आए हैं, म्यांमार में जो सिविल क्राइसिस चल रहा है उसके चलते हैं, तो मिजोरम में उन म्यांमारी रिफ्यूजीज के बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी के लिए एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है मिजोरम की सरकार के द्वारा। जानेंगे मुद्दे को। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो अभी इंटरेस्ट जो भी मिलता है ना पीएफ अकाउंट्स पे, उनमें टैक्सिंग से संबंधित जो रूल्स अभी रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो फ्रिक्शन पॉइंट है उसको देखेंगे। और तीसरा, यूएस और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटी अबॉर्शन लॉ लाया गया है टेक्सास में, उसको अपहेल्ड किया है। जानेंगे मुद्दा क्या है पूरा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ देखेंगे, वो है कि साउथ कोरिया ने एंटी गूगल लॉ अभी पास किया है। यह अपने आप में एक प्रेसिडेंट पुट कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के लिए। जानेंगे लॉ में क्या है और क्या दूसरे कंट्रीज़ इससे सीख सकते हैं। इसके अलावा हम एक वर्ल्ड पेज पे भी नज़र डालेंगे जहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर जो ये मुद्दा था जो एक्सप्लेन पेज पे वही क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से एरियाज़ में अपनी बॉर्डर को शट किया है जिससे कि अफ़गानिस्तान से लोग उधर ना आए तालिबान के डर से, है ना। और एक हम बात करेंगे, अभी WHO ने जो कोविड का वेरिएंट है म्यू वेरिएंट, ठीक है, बोले ये और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, वैक्सीन रेजिस्टेंट है ये वेरिएंट, ये बताया जा रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ है। स्पोर्ट्स पे आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो है हमारे पास में उन पे डिटेल में नज़र डालते हैं। फर्स्ट तो है, देखो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी के तहत हमारे यहाँ पर मीडिया हाउसेस काम करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी एक बात कही कि मीडिया में एक सेक्शन ऐसा है जो हर एक चीज़ को कम्युनल एंगल देता है, रिलीजन के नाम के ऊपर लेके चला जाता है। तो ये एक कंट्री के लिए कंट्री का नाम बेकार करने वाली बात है। इसके लिए देखो आप देख सकते हो कि आप यूट्यूब खुद एक्सेस कर रहे हो, कितने न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, मन में आए जो अपने ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं। तो बोलो इस चीज़ से क्या हो जाता है कि आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म पहुंचाते रहते हो उससे, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है कि उसके लिए रेगुलेशन लगाम लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सुनवाई हो रही थी एक मुद्दे के ऊपर कि हर एक चीज़ के अंदर मीडिया हाउसेस का एक सेक्शन वो कम्युनल रंग देने की कोशिश करता है। तो उससे क्या हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को लेकर के बात चल रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ पर इनको रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी लॉज अवेलेबल हैं, जिनमें एक तो 2021 के जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के जो लॉ रूल्स रिलीज़ किए गए हैं आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, एक तो वो, इसके अलावा केबल लॉ है ना, वो भी अवेलेबल है। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कंसर्न ये भी बताया कि प्लांटेड स्टोरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कि मन गढ़ंत कहानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं आजकल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इनको भी रोकना ज़रूरी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है। इसके आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे थे तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो एसएम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ओटीटीज ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 ये अवेलेबल है और इन्हीं के बेसिस पे इनको रेगुलेट किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि एक लोकल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इंडियन रेजिडेंट ही होगा। तो जब किसी को भी कोई सोशल मीडिया की पोस्ट के चलते कोई प्रॉब्लम है तो उस लोकल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास में जाके अपनी कंप्लेंट डाल सकता है
कि भाई ये फली पर्टिकुलर न्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 ये भी अवेलेबल है, जिनके बेसिस पे जो सेल्फ रेगुलेशन है वो अपने आप में काम करता है। जैसे कि कोई भी मीडिया हाउस है तो वो खुद से अपने हिसाब से अपनी जो भी लिमिट्स हैं उनकी, उन लिमिट्स में रहते हुए अपनी न्यूज़ को पब्लिश करे। तो ये कुछ बातें थी, वो हमने देखी। आगे देखते हैं। आगे जो न्यूज़ है उसमें ये है कि डिस्ट्रेस का साइन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि गोल्ड लोन बहुत ज़्यादा लेने को देखा गया है पिछले टाइम में। अभी तक जो रिटेल में जितना भी लोन है ना, जितना भी लोन दिया जा रहा है उसका अराउंड 77% तो आप देखो गोल्ड लोन गया है पिछले 12 महीनों के अंदर। तो ये चीज़ क्या शो करता है कि हमारे यहाँ पर वाकई में लाइवलीहुड अर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा, सैलरी कट हुआ है नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते, और मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने जो पूंजी थी गोल्ड उसको भी लोन पे उतारना पड़ा। देखो वैसे तो गवर्नमेंट की चिंता ये है कि इंडियन कंपनीज हैं वो लोन नहीं ले रही है, क्योंकि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पिछले 12 महीनों में कुछ अच्छी नहीं रही है। इसकी बजाय जो रिटेल लोन है उसमें देखो ज़्यादा राइज देखने को मिला है, जिसमें एक तो गोल्ड लोन और एक क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसके पीछे आपको पता है सिंपल सी वजह है ये कोविड-19। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को अटेंशन देने की ज़रूरत है। साथ में आप देखो कि गोल्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी राइज हुई है। अच्छा, बैंक्स भी क्या है, गोल्ड लोन लेने में बिल्कुल पीछे नहीं जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है कि यहाँ पर गोल्ड एक तरीके से एक आप कह सकते हो ना मॉर्गेज पे लेते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के तौर पे गोल्ड वहाँ पर गिरवी रखते हैं। तो अगर कोई पैसा रिटर्न भी नहीं कर पाता तो वो गोल्ड वहाँ पर सीज हो जाता है। ठीक है, तो वो सिक्योर रहता है ना, तो ऐसे में बैंक्स भी गोल्ड लोन देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, वो सिक्योर लोन होता है अपने आप में। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये अपने आप में डिस्ट्रेस का साइन है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में अभी चल रही है। आगे चलता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो मिजोरम ने अपनी सहायता का हाथ और बढ़ाया है जो भी म्यांमारी रिफ्यूजीज आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की जो मिलिट्री है जुंटा, उसने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद में वहाँ से जो लोग भी प्रो डेमोक्रेसी के लिए थे या फिर जो म्यांमार के लोग जिनके रिलेशन मिजोरम के लोगों के साथ थे, वो लोग मिजोरम में आके सेटल हो गए थे। सेटल इन द सेंस कि एक बार वो अपनी जान बचा करके इधर आ गए, और यहाँ पर जो म्यांमारीज थे, जो इनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बन गई कि इनको कैसे भी प्रोटेक्शन दी जाए। तो वो जो म्यांमारीज जो इंडिया में आए थे रिफ्यूजीज, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए अभी म्यांमार की सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जो है इशू किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें कोटेशन जो दी गई है वो है आर्टिकल 21A, जिसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन है, और साथ में हमारे यहाँ पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना 2009 का, जिसमें ये कहा हुआ है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री में, और ये काम करवाने का काम, ये ड्यूटी होगी किसकी, स्टेट की, मतलब सरकार की। तो बोले स्कूल में एडमिशन देना ज़रूरी है। इसके पीछे वजह क्या रही कि बोला हमारी ज़मीन इंडियन सॉइल के ऊपर अभी ये बच्चे आए हुए हैं म्यांमार के, तो इन बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। अब देखो आपके लिए सवाल ये है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनविसाज्ड फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से कौन कौन से तो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन कौन से फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहाँ पर जो नए टैक्सिंग रूल्स अभी रिलीज़ किए गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, वो भी किस पर, जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाला जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाना। देखो इस आर्टिकल में शुरुआत इस चीज़ से की जा रही है कि बजट में अनाउंस कर दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम जल्दी ही ऐसा प्रोविज़न लेकर के आएंगे कि जो लोग मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट सेविंग्स के तौर पे डालते हैं, तो उन लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा उसमें डाला जा रहा है वो 2.5 लाख या 5 लाख की स्लैब से ऊपर है। 2.5 लाख तो हो गई किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, और 5 लाख रुपए हो गए किसके लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। बोलो वो लोग अगर 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा पीएफ अकाउंट में सालाना डालते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले 5 लाख से ज़्यादा पैसा अगर डालते हैं,
तो वो 5 लाख का ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उनको मिलता है ना रिटर्न में, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो उस टैक्स के लिए अभी रूल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किए गए हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए 2.5 लाख और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए की बात की जा रही है। देखो इसमें जो टैक्स लगेगा और टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए अभी तक तो क्या था, ईपीएफ का केवल एक अकाउंट मेंटेन हुआ करता था। ठीक है, एक अकाउंट में ही जितना पैसा 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आपको सालाना इन्वेस्ट करना था आप उसमें डाल देते थे, फिर उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलना था वो मिल जाता। पर आप एक बात देखो कि एक बंदा तो 1.5 लाख रुपए सालाना उसमें अपने अकाउंट में डाल पाता है, और एक बंदा है वो वहां पर 15 लाख रुपए डाल पाता है, और दोनों को सेम तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये चीज आप देखो ना कि ये 15 लाख वाला कितना इंटरेस्ट कमाता होगा जब वो पैसा इन्वेस्ट करके रखता है अपना पीएफ अकाउंट के अंदर, जबकि ये 1.5 लाख रुपए वाला तो एक लेबर क्लास का आदमी है, वर्किंग क्लास का आदमी है। तो उस बंदे को कितना, मतलब आप दोनों को एक कैसे ट्रीट कर सकते हो? इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया था कि जो लोग, यहां पर देखो इसको बोला जा रहा है, एक टर्म आ रही है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ना, उनको अब छूट नहीं दी जाएगी उनके इंटरेस्ट पर, जो भी उनकी इनकम होती है उससे। पूरा चीज आपको समझ में आएगी डिटेल बाय पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। इसमें मतलब 1 अप्रैल से चालू हो गया 2021 में और 31 मार्च 2022 तक चलेगा, और इसके आने वाले जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये कंटिन्यू बना रहेगा। अब देखो 2 पीएफ अकाउंट हो जाएंगे, एक तो वो अकाउंट होगा जिसमें नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा, और एक वो होगा जिसमें टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन डाला जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि ये है क्या टैक्स का प्रोविजन ईपीएफ में। देखो बजट ने प्रपोजल क्या दिया है कि आप देखो कि कोई भी बंदा अगर अपनी इनकम में से 2.5 लाख रुपए तक, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये यहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर हो जाए तो 5 लाख मान लेना आप, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा अगर 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट अगर अपने पीएफ अकाउंट में डालता है, तो उसको जो रिटर्न में 8.5% इंटरेस्ट रेट मिलनी है वो मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। अब 2.5 लाख से ज्यादा मान लो उसने अगर 3 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए ना, इसका मतलब क्या हो गया कि उस बंदे ने 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड से कितना एक्स्ट्रा डाल दिया, 50,000 रुपए। तो अब 50,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा, 2.5 लाख पे तो 8.5% मिल रहा है, वो तो सेफ है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर वो जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए इसने डाल दिए ना, उसके ऊपर 8.5% का टैक्स लगेगा, और फिर 8.5% के टैक्स लगने के बाद 8.5% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे वो 30% की स्लैब में आ रहा है, जो भी उसकी स्लैब बन रही है टैक्स की। तो इसका एग्जाम्पल यहां पर हम समझे, उसी पे चलते हैं, फिर बाद में ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। कि मान लो एक बंदा है जिसने 3 लाख रुपए हर साल मतलब डिपॉजिट करना शुरू कर दिए, इसमें प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया उसने। तो जो थ्रेशोल्ड है प्राइवेट सेक्टर में वो कितना है, 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलना है वो तो एज इट इज ऐसे कैसे उसको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर 2.5 लाख से ऊपर कितना रुपया गया यहां से कंपैरिजन में, 50,000 रुपए गए कि नहीं, उस 50,000 रुपए के ऊपर 8.5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4,250 रुपए। अब इस 4,250 रुपए के ऊपर मान लो वो इंडिविजुअल 30% की टैक्स स्लैब में आ गया, तो उसको 1,325 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो कोई इंडिविजुअल है वो 12 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसमें, अपने पीएफ अकाउंट में। तो 2.5 लाख रुपए का तो उसको छूट है ही ना, तो 2.5 लाख रुपए तक को तो उसको 12 लाख में से 2.5 लाख गए तो 9.5 लाख बच गए। अब 9.5 लाख से पहले हम इन 2.5 लाख की बात कर लेते हैं। इस 2.5 लाख के ऊपर उसको 8.5% के हिसाब से जितना भी इंटरेस्ट मिलना है वो उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बचे हुए जो 9.5 लाख एक्स्ट्रा डाल दिए ना उसने, उस पर उसको 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसके ऊपर मान लो कि वो बंदा अगर 30% की स्लैब में आ रहा है टैक्स वाली लाइबिलिटी में, तो उसके ऊपर फिर वो 9.5 लाख रुपए का 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट जो मिला उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, जो कि अराउंड 25,200 रुपए सालाना हो जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बंदे को अगर उसका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा डाला जा रहा है उस एक्स्ट्रा पैसे पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, यहीं पे गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई काम करता है तो वो बंदा अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा डालता है तो 5 लाख तक तो देखो उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं,
5 लाख से ज़्यादा मान लो उसने जितने भी पैसे लगाए एक्स्ट्रा, उस पैसे के ऊपर उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर उस इंटरेस्ट के ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। ये है प्रोविजन इन नए रूल्स में। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आर्टिकल में आपको। तो ये प्रोविजन हो गया। फाइनेंस बिल 2021 में इस चीज़ को चेंज किया गया। अब देखो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में क्या है, 5 लाख रुपए का स्लैब, पहले तो 2.5 लाख ही फिक्स कर दिया था सबका, पर फिर 5 लाख रुपए इसलिए किया गया कि जहां जहां पर भी एम्प्लॉयर, एक तो देखो पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है और एक एम्प्लॉयर, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तब तो देखो उनका जो ये स्लैब रहेगा वो 2.5 लाख रुपए तक का रहेगा। और अगर जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, केवल एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब वहां पर 5 लाख रुपए तक उनको छूट मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनके लिए। ओके, अब देखो इसके लिए जो इनकम टैक्स रूल है 1962, उसमें चेंजेस लाए गए हैं और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उनके द्वारा एक रूल इंसर्ट किया गया है जिसको बोला जा रहा है 9D, रूल 9D, जिसमें ये प्रोविजंस किए गए हैं। अब देखो ये सेपरेट अकाउंट्स जो बनेंगे, एक तो टैक्सेबल अकाउंट, एक नॉन टैक्सेबल अकाउंट, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक बात अलग है। पर इसमें क्या होगा, नॉन टैक्सेबल अकाउंट तो कौन सा हो गया, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वो 2.5 लाख रुपए तो नॉन टैक्सेबल में डाल देगा और जो भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो टैक्सेबल अकाउंट में चला जाएगा, तो टैक्स को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली नॉन टैक्सेबल अकाउंट के अंदर के कौन सा कंट्रीब्यूशन जाएगा, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 लाख रुपए तक तो वो इसमें डाल देगा और 5 लाख से ज्यादा का जो पैसा है वो टैक्सेबल में चला जाएगा, तो टैक्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रूल्स हैं, ये अप्लाई कब से हो रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 से 2022 तक, 31 मार्च 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, और उसके बाद में आने वाले हर एक ईयर में ये अप्लाई होता रहेगा। होता क्या है नॉर्मली कि जो हाई नेटवर्थ इनकम इंडिविजुअल हैं वो पैसा डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि एक बंदा तो 1 लाख रुपया डाल रहा है, एक बंदा 12 लाख 25 लाख रुपए पीएफ में डाल रहा है, तो उन दोनों को आप छूट दे रहे हो टैक्सेशन से, तो क्या ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया? नहीं ना। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फिक्स कर दी 2.5 लाख और 5 लाख वाली, इससे क्या हो जाएगा कि जो वर्किंग क्लास है ना उन लोगों को तो छूट मिलेगी टैक्स से, और जो वाकई में अर्न कर रहे हैं पैसा लगा नहीं, आप क्या देखो यहाँ पे कि पीएफ अकाउंट में 12 लाख रुपए सालाना अगर डालता रहे और उसको इंटरेस्ट मिले और वो इंटरेस्ट वो निकाले नहीं और वो इंटरेस्ट उसी अकाउंट में पड़ा रहे, तो वो पैसा अक्यूमुलेट होता चला जाता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते चले जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अक्यूमुलेट होता चला गया और वो पैसे वाला और पैसे वाला होता चला जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि जी अगर आप सालाना 5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो पीएफ में, और अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसके ऊपर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सबसे पहले आप ये मैप देख लो, इस तरफ आप ये देखते हो रेड वाली लाइन है, इसको डूरंट लाइन बोली जाती है। ठीक है, इधर ये पाकिस्तान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया। जब ये डूरंट लाइन ड्रॉ की गई थी तब ये पूरा इंडिया हुआ करता था, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, फिर आपको पता ही है पाकिस्तान हमारा जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंट लाइन रही। वैसे तो इंडिया के बीच, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में भी है, पर ये 106 किलोमीटर का छोटा सा स्ट्रेच है, वो भी अभी किसके हत्ते है, किसने टेक ओवर कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो आप देख सकते हो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वो पाकिस्तान के पास है। तो अभी डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ में फिजिकल बॉर्डर शेयर होती है। तो ये चीज़ मैप हमें देखा। तो अभी मुद्दा क्या है कि तालिबान के एक लीडर है जिसका नाम है, यहाँ पर तालिबान का स्पोक्समैन है जिसका नाम है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। उसने ये कहा है कि जो भी पश्तून्स, दैट मीन्स पठान्स, अफगानिस्तान की तरफ रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, उनको ये डूरंट लाइन है ये डिवाइड करती है और तालिबान इस डूरंट लाइन को नहीं मानता। अब आप देखो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है कि नहीं, कि ये पठान लोग सारे एक होकर के बोले पाकिस्तान की ज़मीन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए पाकिस्तान ने क्या कर दिया, फेंसिंग करवानी शुरू कर दी, बाड़बंदी करनी शुरू कर दी, और इसी के चलते वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी देखने को आ रहा है और एक डिस्ट्रस्ट भी आ रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि अभी अफगानिस्तान को टेक ओवर किसने कर लिया, तालिबान ने। और तालिबान के टेक ओवर करने के बाद में वहाँ के जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से फ्ली कर रहे हैं, अपनी जान बचा करके निकल रहे हैं। और इसमें सबसे जो क्लोजेस्ट एरिया है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तरफ से वो ये डूरंट लाइन क्रॉस करके वो एंटर हो रहे हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के चिंता में है कि ये पठान सही है, मिलकर के बोला डूरंट लाइन को कैंसिल कर देंगे और ये ज़मीन है जो पाकिस्तान की है उसको भी ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चिंता की बात है।
अब देखो डूरंट लाइन की अगर बात करें तो 19th सेंचुरी में जब हमारे ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था ना, उस टाइम पे देखो डर था ब्रिटेन को कि रशिया कहीं इन्वेड ना कर दे। रशिया में जार रूल चलता था ना, तो डर था कि कहीं रशिया इन्वेड करता हुआ यहाँ तक ना पहुँच जाए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें रशिया एक तरफ और बाकी कंट्रीज एक तरफ, इनके बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट है जो आज तक भी चलता आ रहा है ना, चाहे वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे किसी, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी तो आपको पता है लिबरल कैपिटलिस्ट है और रशिया ने हमेशा से सोशलिज्म और इनको फॉलो किया है। सही में रशिया का जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा रहा हुआ है, तो ऐसे में इनको डर भी लगता रहता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि कहीं रशिया हमारी टेरिटरी को ग्रैब ना कर ले। तो ये चीज़ क्या थी, यही डर था ब्रिटिश एम्पायर को जो इंडिया में थी कि कहीं रशिया अफगानिस्तान को अफगानिस्तान को टेक ओवर करके इधर से एंटर ना हो जाए और इंडिया में कहीं चैलेंज ना कर दे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे बनाने की कोशिश की और डूरंट लाइन का डिमार्केशन हो जाता है नवंबर 12 1893 को, जिसमें ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिसका नाम था सर हेनरी मोर्टिमर डूरंट, और दूसरी तरफ कौन था, आमिर था अफगानिस्तान का जिसका नाम था अब्दुल रहमान। अब ये जो अब्दुल रहमान था ना, ये अफगानिस्तान का रूलर तो था बट एक्चुअल में पपेट था ब्रिटिशर्स का ही। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसको इंस्टॉल किया था। जब सेकंड अफगान वॉर कंप्लीट हुआ ही था ना, तो उसके बाद में इस अब्दुल रहमान को ब्रिटिशर्स ने ही बिठाया था गद्दी पे और उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि अब से हम ये लाइन डिवाइड कर रहे हैं जिसमें इस तरफ तो ब्रिटिशर्स का रूल रहेगा, इधर अफगानिस्तान का। और इसको अफगानिस्तान को क्या कह दिया कि अगर इधर से रशिया का इन्वेजन आए तो आप टैकल कर लेना और आज से हमारी दोस्ती है, अगर रशिया का इन्वेजन हो जाए तो हम आपको मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे। तो एक बफर स्टेट के तौर पर बनाने की बात की गई और यहाँ पर ये जो डिमार्केशन था डूरंट लाइन का, वो एक मैप उठाया और मैप के ऊपर ही खींच दिया जैसे रेड क्लिफ का था। और जो ब्रिटिशर्स ने जितने भी डिवीजन किए हैं ना इस पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सोच के डिवीजन किया था कि यहाँ पर पठान कम्युनिटी रहती है, तो बोले इसको अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आधी पठान कम्युनिटी इधर रह जाएगी, आधी इधर, तो इस तरीके से पठान्स को डिवाइड कर देंगे पश्तून्स को, तो ये पावर में कम हो जाएंगे ना, तो ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पर पावर है उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे ये। तो ब्रिटिशर्स का ये एक बुरी सोच थी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को काम में लेते हुए इन्होंने ये डिवाइड कर दिया और आज इसी बात को लेकर के जो पठान्स हैं या तालिबान है वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि हम डूरंट लाइन को नहीं मानते, ये हमारे लोगों को डिवाइड करने का तरीका था। ठीक है, अब आप देखो डिवीज़न हो गया 1947 में। अब पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है अफगानिस्तान के साथ सीधी की सीधी, तो इस केस में आप देखो कि अब पाकिस्तान को टेंशन हो रही है कि कहीं ये डूरंट लाइन ऑफ हेड्रेड जिसको माना जाता है, वहाँ पर अब ये तालिबान अपनी तरफ से पकड़ बनाने को, पश्तून्स जो हैं मेनली, तालिबान तो चलो छोड़ो, तालिबान तो पाकिस्तान का पपेट माना जा रहा है, पर पश्तून्स मेनली है ना पठान, वो बोले इधर आकर के फिर कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, है कि नहीं। देखो ब्रिटिशर्स ने जब ये डिवाइड किया था ना, तो इस टाइम पे बहुत स्ट्रेटेजिक एरियाज को अपने पकड़ में रखा था, जिसमें एक है खैबर पास। जो भी वेस्टर्न इन्वेजन इंडिया में हुआ था ना, वो खैबर पास से ही हुआ था। ये आप जो ज्योग्राफी की बुक है ना, इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट वाली बुक 11th वाली, उसमें दिया हुआ है कि वेस्टर्न जो भी आते थे, जो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाते थे, पासेस के थ्रू ही आते थे, और वेस्टर्न इन्वेजन जो भी हुए थे, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, इनका सबका ये इसी से खैबर पास से आते थे वो लोग। अब क्रॉस बॉर्डर टेंशन की बात भी करें ना, तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, वो देखो पठान ही थे। उनका दिमाग ये था कि हम कैसे भी करके इंडिया के साथ में रहेंगे, पर आपको पता है 1947 में कम्युनल लाइंस के चलते डिवीज़न होता है इंडिया पाकिस्तान का, और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर पठान ज़्यादा थे, वो लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, मजबूरन उनको पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाता है। वो रेड क्लिफ लाइन जो ड्रॉ की गई थी, अब पाकिस्तान की तरफ जाने के बाद में पाकिस्तान में जो पठान्स थे उन्होंने अपनी तरफ से एक मुद्दा स्टार्ट कर लिया कि हम पश्तूनिस्तान करके एक नया स्टेट बनाएंगे जहाँ पर पठान्स ही होंगे। ठीक है, उसका मेन लीडर कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी हम बोलते थे, राइट। तो अब आप देखो कि पठानों का ये डर था, ये पाकिस्तान के दिमाग में सेट हो गया, और पाकिस्तान कैसे भी करके अब इसको ब्लॉक करना चाहता था कि पठान कहीं अपने नेशनलिज्म को बढ़ा करके ये डिवीज़न और आगे ना बढ़ा दे, नहीं पाकिस्तान के और टुकड़े हो जाते थे। ठीक है, तो ये मुद्दा क्या होता है, अभी पाकिस्तान के लिए फिर से राइज होता है जब तालिबान टेक ओवर करता है और अफगानिस्तान के लोग वहाँ से अपनी जान चुरा करके वापस पाकिस्तान की तरफ भाग करके आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एरियाज शट किए गए हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से एरियाज हैं जिनको बंद कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान में आने वाले जो अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज हैं उनको रोका जाए। ठीक है,
तो ये कुछ मुद्दा था इंपॉर्टेंट जिसको हमने देखा। अब आप देखो ये पठान्स जो हैं, जैसे तालिबान की बात करें, अफगान तालिबान है ना और हक्कानी नेटवर्क है, इसको देखो वैसे तो बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सेफ हेवन दिया है। क्यों? इसके पीछे वजह ये थी कि अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके पीछे ये भी था कि अफगानिस्तान के पठान्स को डिवाइडेड रखा जाए। अगर अफगानिस्तान के पश्तून्स डिवाइडेड रहते हैं ना तो उस केस में अफगानिस्तान में, ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसने अफगानिस्तान के अंदर जो हक्कानी नेटवर्क चलता है या अफगानिस्तान में अब जो तालिबान रिजीम है वो तैयार किया पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दे करके। क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिकली पठान और हिंदुस्तान इनकी बीच में बहुत बड़ी बॉन्डिंग है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको मूवी बताऊंगा, खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की मूवी है, वो देखना। उसमें बताया जाता है कि एक पठान की किस तरीके से रिलेशनशिप होती है इंडिया के साथ में, ठीक है, पर उसको भी बिगाड़ के रख रखा है पाकिस्तान ने। और उन पठान्स को वीक करने के लिए पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को प्रमोट किया। अब आप देखते हो कि इस अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, इनको चैलेंज करने के लिए वहां पर एक नया ग्रुप निकल के आ जाता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। वो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी हो रही है। तो पाकिस्तान हर एक तरीके से चिंता में आया हुआ है अभी कि करने को तो क्या जा रहे थे, और अचानक से ये जो पठान्स एक साथ आ रहे हैं, तो क्योंकि 2007 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है वो तहरीक तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म। तो इनके लिए जो अफगानिस्तान का तालिबान, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो क्या है, गुड टेररिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहाँ के लिए पाकिस्तान के लिए लॉस वाला है, तो उसको बैड टेररिज्म बोल देता है वो। जबकि टेररिज्म की डेफिनेशन हर जगह पे गलत है। हर जगह पे टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, अगर कहीं पर भी स्टेट्स को अगर हार्म पहुँचाए, ठीक है, इलीगल वे में, और अपनी पावर को कैप्चर करना चाहे लोगों को डरा करके, तो वो देखो टेररिज्म है। इसको रोकने की कोशिश हर एक कंट्री को करनी चाहिए। पर पाकिस्तान की यहाँ पर दोगली नीतियाँ है ना, वो पाकिस्तान को खुद को भी परेशान कर रही है। और उसी के चलते क्या हो गया, ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा था उसको एक बार बंद करने की पूरी कोशिशें अप्लाई कर दी है पाकिस्तान ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीडिंग यूएस सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल टू ब्लॉक टेक्सास एंटी अबॉर्शन लॉ। देखो मुद्दा ये है कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में अभी मुद्दा ये पहुंच गया कि टेक्सास की जो लेजिस्लेचर है उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें ये था कि अबॉर्शन जो कोई भी होगा उसको रोका जाएगा। ठीक है, तो उसके खिलाफ में एक पिटीशन लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने उस पिटीशन पे जब सुनवाई की तो ये कहा कि ये जो लॉ लाया गया है ना ये बिल्कुल सही है। अबॉर्शन की जो अबॉर्शन को रोकने के लिए जो लॉ लाया गया है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अबॉर्शन का मतलब हो गया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और वो भी कब, अगर प्रेगनेंसी को 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया हो तो इसको अपहेल्ड किया है। वैसे तो जो मेजोरिटी आई वो 5-4 की है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजोरिटी रही है। जजेस 9 थे, उन 9 जजेस में से 5 ने तो कहा कि ये कानून बहुत अच्छा है, अबॉर्शन को रोकना चाहिए हमें, और 4 जनों ने ये कहा कि जो वुमेन की डिग्निटी होती है बोलो उसको हार्म कर रहे हो। पर 5 ज़्यादा है तो आपको पता है मेजोरिटी है, तो यही बात अपहेल्ड हो गई कि टेक्सास में जो एंटी अबॉर्शन लॉ लाया गया है जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 6 महीने के बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा, बोलो ये परफेक्ट लॉ है, इसको रोको मत। ठीक है, ये लॉ अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके पहले क्या है, 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का ही वर्डिक्ट है जिसमें रॉय वर्सेस वेड, ये कपल का वो था केस। ठीक है, उसमें 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जी ये जो अबॉर्शन करवाने का राइट है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें विमेन की डिग्निटी, दैट मीन्स जो बॉडीली फ्रीडम है वो है। कहने का मतलब एक लेडी अपने पेट में जो गर्भ में जो बच्चा है उसको अबॉर्ट कराए या रखे वो उसका खुद का राइट है, ये चीज़ बोला था 1973 में। और उसी को उलट अब स्टेटमेंट दे दिया, उसमें क्या कह दिया कि जी यहाँ पर जो अबॉर्शन रोकने के लिए जो टेक्सास में कानून लाया गया ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ये मुद्दा है इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तो उस 14th अमेंडमेंट के बेसिस पे इस प्रोविज़न को रखा गया था कि जी फंडामेंटल राइट है उनका खुद का, बॉडीली राइट है, उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा, मतलब वो अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकती हैं। इसमें देखो ये 2 केसेस थे, इसमें आप देखो 1973 का वर्डिक्ट रॉय वर्सेस वेड वाला, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, 7-2 की मेजोरिटी थे। 7 जजेस ने क्या कहा
कि 14th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो गारंटी देता है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पे अगर कोई लेडी ये लगे कि जी वो अपने पेट में जो गर्भ में जो बच्चा है उसको अबॉर्ट करा करके अगर वो अपनी सेफ्टी से आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए उनको फ्रीडम दी जा रही है। तो विमेंस राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी कि उनके शरीर पर खुद का अधिकार है, 1992 में फिर से इसी बात को अपहेल्ड किया गया था। पर अभी लेटेस्ट जो रूलिंग है वो आपको पता ही है, जस्ट ऑपोजिट दे दी, जिसमें क्या हो गया कि एंटी अबॉर्शन लॉ है उसको अपहेल्ड किया। दैट मीन्स कोई भी लेडी अगर 6 हफ्तों के बाद में अबॉर्शन के लिए जाती है या कोई भी क्लिनिशियन या डॉक्टर टेक्नीशियन वो अगर उसको सपोर्ट करता है अबॉर्शन को, तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल देख लेता है कि अबॉर्शन की एक्टिविटी 6 हफ्तों के बाद में कंडक्ट की जा रही है तो केस लगा सकता है वो सीधा कोर्ट में जाकर के। ये अलाउ किया जा रहा है इस एक्ट में, ठीक है। तो 6 हफ्तों में क्या हो जाता है आपको पता है, यहां पर बताया जा रहा है कि एक हार्ट बीट जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली तो देखोगे तो लगभग 3 महीने के बाद में बॉडीली डेवलपमेंट शुरू होता है एक फीटस का, पर जो हार्ट बीट का जो सिंबल है ना वो 6 हफ्ते, 6 हफ्ते का मतलब मान के चलो 1.5 महीना, ठीक है। 4 हफ्तों में तो 1 महीना और 2 हफ्ते और ऐड कर दो, 1.5 महीने के अंदर अंदर बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। सबसे पहले हार्ट ही डेवलप होता है। तो बोला हार्ट बीट अगर सुन ली ना, इसके बाद में अबॉर्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब यूएसए में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर बहुत कम केसेस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सारे केसेस क्या हैं, देखो हमारे जिस तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, उस तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है वहाँ पर जुडिशरी का फेडरल सिस्टम है वो सिस्टम अलग है, और जो स्टेट लेवल पे वहाँ की जो स्टेट्स में जो कोर्ट्स हैं उनका सिस्टम अलग होता है, जो प्रोविंशियल स्टेट हमको कोर्ट्स बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए क्या करता है, हर साल 60 से 70 केसेस ही पिक करेगा, और वो भी कैसे, जो यूं लगे कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिनको बोला जाता है मेरिट डॉकेट, कि आप डॉकेट मतलब एक डॉक्यूमेंट्स का पाइल, कि बहुत सारा स्टेक है जिसमें बहुत सारे केसेस आ गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब सुप्रीम कोर्ट उनमें से देखेगा कौन से केस को लेना है, उन केसेस को ले लेगा। अब जिनको छोड़ना उनको छोड़ दिया जाएगा, और उनके लिए उनको रीजन भी देने की जरूरत नहीं है कि हमने कौन सा केस लिया, क्यों लिया, और किसको रिजेक्ट किया, क्यों किया, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस के बाद में फिर देखो फिर सुनवाई होती है। तो ये जो केस पिक किया है ना, ये इसी मेरिट डॉकेट के बेसिस पे किया गया है। ऐसा प्रोविजन हमारे नहीं होता। हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट की किसी मुद्दे से खुश नहीं हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओ। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे पहुंचना, आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो। ये प्रोविजन वहां पर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमने देखना था। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज से न्यूज है, टैकलिंग मोनोपोली। मोनोपोली को टैकल करने के लिए साउथ कोरिया में अभी एंटी गूगल लॉ लाया गया है, और यह अपने आप में दूसरे कंट्रीज के लिए एक कैसे ना मिसाल पेश करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर इसमें क्या किया गया है कि मान लो गूगल है, गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे आपने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कराई और उस पर डाल दी प्ले स्टोर के ऊपर। अब आपने वहाँ पर कुछ प्राइस रख दी अपनी खुद की एप्लीकेशन की, कई पेड एप्लीकेशन होती है आपको पता है। तो आप उस एप्लीकेशन को, जैसे कोई यूज़र उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और पेमेंट पे करेगा, तो पेमेंट के लिए क्या करेगा यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर अपने खुद के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट लेगा। मान लो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लगभग 150 रुपये में आपको मिलता है, तो 150 रुपये आप पे करोगे प्ले स्टोर को, और प्ले स्टोर उस एप्लीकेशन डेवलपर को कितना करेगा, 100 रुपये, और 50 रुपये खुद रख लेगा, एक कहते हैं ना टैक्स के तौर पे। तो ये जो 50 रुपये है भाई, आपने प्लेटफॉर्म देने के 50 रुपये रख लिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एप्पल है वो भी इसी तरीके का काम करता है। इसमें केस देखो यहाँ पर देख सकते हो, अमेरिका का केस है। एपिक गेम्स करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपना एक वीडियो गेम लॉन्च किया, और एप्पल का जो एप्पल स्टोर होता है ना, ऐप स्टोर, उसमें उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, और उसमें उन्होंने अपने पेमेंट के लिए क्या कर दिया था कि जी अब एप्पल के प्ले स्टोर पे पेमेंट ना करके आप एप्लीकेशन को सीधा पे कर सकते हो। तो इतने में एप्पल के आईफोन का जो ऐप स्टोर था ना, उसने उस गेम को ही डिलीट कर दिया। तो ये मोनोपोली हुई कि नहीं, कि जहां पर वो प्लेटफॉर्म अवेल कराने, देखो रीजनेबल रेट ले अगर प्लेटफॉर्म, तब तक तो ठीक है, पर आप बहुत बड़ा अमाउंट लो, और दूसरी चीज कि आप दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म को इमर्ज ही नहीं होने दे रहे हो, उभरने ही नहीं दे रहे हो इन पेमेंट सिस्टम के अंदर, तो ये तो मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई। और इसी को रोकने के लिए साउथ कोरिया में ये कानून लाया गया है,
ठीक है ना। और इस कानून का नाम यहाँ पर देख सकते हो, ये है द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट। इसमें अमेंडमेंट किया गया है जिसको एंटी गूगल लॉ भी बोला जा रहा है। इसका प्रोविजन जो था वो मैंने आपको समझाया, बस इसी चीज को आगे पीछे करके अलग अलग एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया जा रहा है। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे देखो, एक तो पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बस ये हम आर्टिकल यहां पर इसलिए देख रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर अफगानिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो चामन बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है, और एक दूसरा यहां पर आप देख सकते हो खैबर पख्तूनख्वा में एक रीजन है जिसका नाम है तोराखम कॉमर्शियल टाउन। वहां पर ज्यादा इन्वेजन हो रहा था। इन्वेजन का मतलब ज्यादा रिफ्यूजीज आ रहे थे। चामन बॉर्डर क्रॉसिंग, इसको बैन रोक दिया गया है। वजह क्या है? क्योंकि यहां से अफगानिस्तान के लोग एंटर हो रहे हैं लगातार। और चिंता क्या है पाकिस्तान की, वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके अलावा ये देखो, यूएसए के टैक्सेस वाला जो मुद्दा है वो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ। इसको आप ढंग से एक बार पढ़ लो, इस वाले पोर्शन को आप ढंग से पढ़ लो, जो चीज़ थी वो ही रिपीट हो जाएगी आपके अच्छे से। फिर ये जो है कोविड का जो नया वेरिएंट है म्यू, इसको डिटेक्ट किया गया था। देखो अब यहाँ पर बताया जा रहा है दिस वेरिएंट वाज डिटेक्टेड इन साउथ अमेरिकाज कंट्री दैट इज कोलंबिया, जनवरी में 2021 में, जिसको बोला जा रहा है B.1.621। इसको म्यू वेरिएंट बोला जा रहा है। डेल्टा के बाद में म्यू आ गया। डेल्टा आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है? एक तो ये तरीका है डेल्टा का, और म्यू कैसे लिखा जाएगा? यू। तो ये आजकल क्या ये कुछ सिंबॉलिक नेम दिए जाने लग गए हैं, क्योंकि ये फिर B.1.621 ये फिर क्या नॉमेनक्लेचर बहुत मुश्किल हो जाती है याद करनी। तो मोटी मोटी जो न्यूज़ थी, डिस्कशन था, वो हमने देख लिया है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में देख लेना, और फिर भी अगर डाउट मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, गूगल कर लेना, मिल जाएगा इसका आंसर आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।